हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, आंसर के साथ हम लोग देखेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सारे सब्जेक्ट की आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी क्लास 10th का, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठना, जितना क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उन सारे क्वेश्चन को नोट भी कर लेना, ठीक है। लिखा हुआ है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ है उस प्रक्रिया का आपको संक्षेप में पता लगाना है। या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है जर्मनी का एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको तैयार करके ही जाना है। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग नोट भी कर लेना। देखो, राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी, ठीक है, काफी ज्यादा व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 की बात है, ध्यान रखना सब कुछ, ठीक है। मैं जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर, जो जर्मन महासंघ के बहुत सारे इलाके होते हैं, ठीक है, तो जर्मन महासंघ के बहुत सारे इलाके जो हैं विभिन्न इलाकों को जोड़कर क्या करना चाहते थे, एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। मतलब एक शासित जो आप लोगों का राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजशाही जो थे, राजा मतलब राजशाही और फौज की ताकत है, ठीक है, ने मिलकर दबा दिया। और ये जो योजना सोचे थे, इसको राजशाही थे और फौज की ताकत जो है, ठीक है, फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। अब जब इसको दबा दिया तो उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। अब भाई जब राजा और फौज की ताकत सभी ने मिलकर दबा दिया तो फिर जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं, जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जायदाद है, धन है, उन्होंने भी समर्थन किया। उन्हीं की तरफ से ये भी हो गए। वो लोग मध्यम वर्ग के थे, ठीक है, जो ये करना चाहते थे, इलाकों को जोड़ना चाहते थे। अब ये बड़े बड़े लोग इनको दबा दिए, ठीक है। और उसके बाद परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण करने का, जो एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क था, ठीक है। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क जो था इस प्रक्रिया का जनक था। अगर आपको जर्मनी के एकीकरण का जनक पूछा जाए तो याद रखना ऑटो वन बिस्मार्क था। सबसे अहम भूमिका इनका था, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क का, जिसने परसा की सेना, जो परसा की पूरी सेना है और नौकरशाही, देखो परसा ने एकीकरण सोचा था आंदोलन, तो परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। और 7 वर्ष, देखो जब आप लड़ते रहोगे ना, कठिन परिश्रम करते रहोगे तो सफलता मिलेगी। तो 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, जो ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में परसा की जीत हुई। अब परसा की अगर जीत हुई तो और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और ये जो एकीकरण की प्रक्रिया है ये पूरी हो गई, क्योंकि जीत हो गई तो एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को क्या घोषित किया गया, प्रथम सम्राट घोषित किया गया। देखो बच्चों, इन सबको मैंने पढ़ा भी रखा है पहले से भी। जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझो। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था, ऑटो वन बिस्मार्क था, ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ठीक है, तो वो कब पूरा हुआ, तो 1871 में, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है, कि मारी ऑन और जर्मेनिया, जो मारी ऑन और जर्मेनिया दोनों नाम सुना होगा अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। मारी ऑन और जर्मेनिया कौन थे और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व है। इतना अच्छे से उन्हें चित्रित किया गया तो उसका महत्व क्या है, आखिर में मारी ऑन और जर्मेनिया है कौन, ठीक है, ये दो नाम क्या है। देखो, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र, ठीक है, स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। जो नारी प्रतीक है उनका सहारा लिया।
इनमें मारियोन और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इसमें जो मारियोन है और जर्मेनिया है अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब हम सब लोग एक एक लोग के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग मारियोन के बारे में जानेंगे, फिर जर्मेनिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग समझेंगे मारियोन के बारे में, ठीक है। मारियोन के बारे में समझो। यह जो था लोकप्रिय ईसाई नाम था। क्या था? एक लोकप्रिय ईसाई नाम था। मतलब ये जो मारियोन है ना, एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। अतः फ्रांस ने अपनी स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। मतलब यही नाम दिया, जो फ्रांस ने अपनी नारी प्रतीक को यही नाम दिया, स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को, मारियोन। और यह छवि जो था जन राष्ट्र के विचारों का प्रतीक थी। ये जो छवि था ये जन राष्ट्र के मतलब विचारों की प्रतीक थी। और इसके चिन्ह, जो इसके चिन्ह है स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ठीक है, थी। और मारियोन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई, ठीक है। मारियोन की जो छवि है उसको महत्वपूर्ण जो चौराहे थे ना, सार्वजनिक चौराहे और बड़े बड़े स्थानों पर लगाई गई, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, ठीक है। ताकि जनता को इस छवि को देखकर याद आती रहे हमारी नारी प्रतीक, हमारी नारी स्वतंत्रता के बारे में, और वह उससे अपना तालमेल स्थगित कर सके, और उससे अपना तालमेल बना सके, तालमेल स्थगित कर सके, ठीक है। और मारियोन की छवि जो थी वो सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित किया गया। आप देख सकते हो मारियोन की जो छवि है, जो चित्र है, उनको सिक्कों पर भी लगाया गया और डाक टिकटों पर भी लगाया गया, मतलब बनाया गया। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बस इतना आपको समझना है बच्चों मारियोन के बारे में। मारियोन के बारे में आपको इतना समझना है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे जर्मेनिया के बारे में। तो स्टूडेंट अब आप लोगों को समझाऊंगा जर्मेनिया के बारे में, ठीक है। जर्मेनिया के बारे में समझो। यह जो थी जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। ये जो थी जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी, ठीक है। एंड ये देखो चछूस अभिव्यक्तियों में वह वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। जो जर्मेनिया थी ये एक वलूत वृक्ष होता है, वलूत वृक्ष के पत्ते जो होते हैं ना, लीव्स, पत्ता, उसका मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में वलूत वीरता का प्रतीक है। इसको वीरता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। जैसे अपने इधर भी कोई कोई ऐसा पेड़ है जिनकी पूजा की जाती है, ठीक है, जिन्हें गॉड माना जाता है, तो वैसे ही ये इनको अपनी वीरता का प्रतीक मानती थी। और उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी, मतलब अपने हाथ में या फिर उनके हाथ में, उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ था कि जर्मन तलवार राइन की रक्षा करती है, रक्षा करती है। और इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी, एक नारी छवि थी। तो जर्मेनिया जर्मनी की नारी छवि थी और जो मारियोन थी वो फ्रांस की नारी छवि थी, ठीक है, नारी रूपक थी, स्वतंत्रता नारी रूपक थी, ठीक है। तो ये दोनों थे मारियोन और जर्मेनिया के बारे में। और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये दो क्वेश्चंस आपको तैयार हो गया, एक तो जर्मनी का एकीकरण, एक मारियोन और जर्मेनिया के बारे में। ध्यान रखो जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं नोट करो, याद करो, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओ, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोगों को पढ़ना होगा। ये लिखने में काफी टाइम लगा है, ठीक है, तो आप लोग पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन देखो यहां कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया। सबसे पहले आपको ये बताना है रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे किया गया, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है, अच्छे से बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में ही। तो देखो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी, कब की बात है, यहाँ जो रॉलेट एक्ट है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था, मतलब 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब भारतीयों पर किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, ठीक है, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। ये बहुत ही बेकार कानून था भारतीयों लोगों के लिए। भारतीयों पर कोई भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाता था और केवल शंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके कितने साल, 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। सोच सकते हो कितना बेकार था, ठीक है। परिणाम समझो, परिणाम इसका क्या निकला। देखो अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून कर दिया। मतलब अंग्रेजियों ने, जो अंग्रेज लोग थे वो राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ एक मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये परिणाम हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड काफी खतरनाक और काफी लोग उसमें मारे गए,
ठीक है। तो ये परिणाम निकला लास्ट में। और फिर अभी विरोध कैसे जताया गया वो भी समझ लो बच्चों। विरोध देखो, विरोध के बारे में समझो। पहला, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। मतलब निम्न प्रकार से, पहला, विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। जो विभिन्न शहर थे उसमें रैली निकाला गया, जुलूसों का आयोजन किया गया ताकि इनका विरोध किया जा सके। दूसरा, रेलवे वर्कशॉप में कामगार जो थे हड़ताल चले गए। ठीक है, मतलब जो काम करता थे वो हड़ताल पर चले गए। ठीक है, इसका विरोध करने के लिए। तीसरा है, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। कई शहरों में जो दुकानदार थे उन्होंने अपना दुकान बंद करके और इनका विरोध जताया ताकि ये बंद किया जा सके। ध्यान रखो। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आ चुका है, महामंडी के बारे में। 1929 की महामंडी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 1929 की महामंडी जो हुई थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। ठीक है, महामंडी के बारे में। तो 1929 की महामंडी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंडी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया, तुरंत प्रभावित किया। ठीक है, महामंडी ने जो भारतीय व्यापार है उसको फौरन मतलब तुरंत प्रभावित किया। और 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। मतलब जो देश के आने वाली जाने वाली चीजें थी वो सब घट गए और आधे हो गए। ठीक है, तो इतना ज्यादा ये असर दिखाया। और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। मतलब महामंडी लगाया गया तो महामंडी में बहुत सारे गेहूं आ गए तो इसलिए इनकी कीमत 50% गिर गई। मतलब 50% जो बाजार है वो नीचे आ गया। ठीक है, कोई चीज अगर 100 रुपए में है अचानक 50 रुपए में हो जाए तो कितना ज्यादा घाटा होगा जो पहले 80-100 में खरीद चुका है, तो उनके लिए। ठीक है, एंड गिर गई। और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और जो काश्तकारों की ठीक है ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, मतलब जो किसानों और जो खेती करने वाले लोग थे उनका ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादकों की कीमत तेजी से नीचे गिरी। मतलब जो कृषि का उत्पादन करते थे, मतलब किसान लोगों का मतलब जो चीज था जो उत्पादन करते थे उनका बहुत नीचे दाम गिर गया। लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। सरकार ने जो लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। और सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। और टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे जो पटसन की ठीक है जो टाट का निर्यात है ना उसको बंद होने से क्या हुआ, जो कच्चे पटसन की आगे और है अभी थोड़ा सा यहां समझो। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है। कीमतों में 60% से ज्यादा गिरावट आ गई। सोच सकते हो जो ये चीज बनाते हैं उनके लिए कितना ज्यादा बेकार था। ठीक है, 60% से ज्यादा गिर गया। ठीक है, गिर गई। और मंडी के इन्हीं सालों में भारत की कीमती धातुएं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। और 1931 में मंडी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। क्योंकि जो ग्रामीण किसान थे उनका जो मतलब दाम था वो बहुत ज्यादा गिर गया जिस चीज का उत्पादन करते थे वो। ठीक है, और यह मंडी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदायी नहीं रही। मतलब जो शहरी लोग थे उनके लिए ज्यादा दुखदायी नहीं रही, लेकिन किसानों के लिए बहुत बेकार था। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। जो मतलब जिनकी आय निश्चित थी, जिनकी एकदम बंधी तनख्वाह थी कि इतना कमाते हैं, तो अगर अनाज का दाम कम होता है तो उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है, उनके लिए क्या दिक्कत है। लेकिन जो किसान थे उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, किसान जो खेती करते थे उनके लिए आधा दाम गिर गया तो फिर उनका जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। जितना वो लगाए थे उतना भी निकाल लें तो बड़ी बात है। तो ये था कि जो 1929 की महामंडी का भारत पर प्रभाव, यही प्रभाव पड़ा था बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला देखो 5वां नंबर क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन तैयार करो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारा क्वेश्चन पढ़ो, याद करो, बोर्ड एग्जाम में आए लिख कराओ। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जो जैव संसाधन होते हैं और अजैव संसाधन होते हैं उनके बारे में बताना है। तो जैव संसाधन सबसे पहले समझेंगे। वे संसाधन मतलब ये वे संसाधन होते
तो सबसे पहले आप लोग समझो जैव संसाधन के बारे में, ठीक है। जैव संसाधन क्या होता है? तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, मतलब जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीव होते हैं, ठीक है, जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन सब कुछ होता है, ठीक है, और जिसमें जीवन व्याप्त होता है। ध्यान से समझो, बहुत आसान से, ठीक है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, वो हमारे जैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग समझो मनुष्य एक जैव संसाधन है, क्योंकि इनकी जो प्राप्ति है जीव मंडल से हुई है और ये जीवन यापन करते हैं। वनस्पति जगत भी, मतलब जीव मंडल से जिनकी प्राप्ति हुई है और जीवन यापन करते हैं। प्राणी जगत भी, पशुधन भी, मत्स्य जीवन भी, ये सब होते हैं जैव संसाधन, जो जैव संसाधन के रिलेटेड में आते हैं, ठीक है। जैव संसाधन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे अजैव संसाधन के बारे में। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। अजैव संसाधन का मतलब है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव होते हैं, ठीक है, जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता, वो निर्जीव होते हैं, उसमें कोई जीवन नहीं होता, अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं, जैसे हमारी चट्टानें होती हैं, धातुएं होती हैं, वो सारे अजैव संसाधन है, क्योंकि वो एक स्थान पर रहेंगे, वहीं रहेंगे, दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इनकी प्राप्ति जीव मंडल से नहीं होती है, ठीक है, ये इकट्ठा होकर चट्टानें बन जाती हैं। धातुएं तो अंदर से, मतलब खनिज धातुएं, ये सब नीचे से निकाली जाती है, ठीक है। तो ये जैव और अजैव संसाधन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन सबको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। यहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इन सबको आप तैयार करो बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप लोग पूरा क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3 राज्यों के नाम बताइए, 3 ऐसे राज्य के नाम बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है। 3 ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। जहां क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, यह भी बताना है, ठीक है। तो पूरा ध्यान से समझो कैसा आपको बताना है। सबसे पहले, काली मृदा का रंग काला होता है। देखो, काली मृदा का रंग काला होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? काली मृदा, ठीक है। और इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगड़ मृदा, ठीक है। काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। यह लावाजनक सैलों से बनती है। देखो, ये लावाजनक सैलों से बनती है, इसीलिए इसका रंग काला होता है, लावाजनक सैलों से बनती है। और यह मृदा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, ठीक है। इन सब में पाई जाती है। मालवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में पाया जाता है। और काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मृदा में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। काली मृदा में किसकी होती है? कपास की खेती। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। और इसे काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा को काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और आप लोगों को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है बच्चों? जैव विविधता के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। और मानव जीवन में इसकी महत्वता का वर्णन करो। मानव जीवन में जैव विविधता का क्या महत्व है, इसको भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता जीव मंडलों में पाई जाने वाली जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। जैसे देखो, जैव विविधता बहुत आसान है। देखो, जैव विविधता का मतलब है जैसे जीव मंडल होती है, जीव मंडल में बहुत सारे प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और देखो, में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियां, बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। जातियों में पाई जाने वाली जो विविधता है, विविधता, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता जो है वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाली जातीय विभेद को प्रकट करता है। जो वनस्पति होता है, जैसे वनस्पति एक होता है और एक प्राणी जगत होता है, में पाए जाने वाली जो विभेद है, विभेद का मतलब उसमें जो भेद है, ठीक है,
को प्रकट करती है और भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से है, क्योंकि वनस्पति और जीव ये सब पाए जाते हैं और जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, और ये जो है जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम भी है। तो ये पूरा जैव विविधता, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैव विविधता के बारे में काफी आसान है और आप लोगों को बस इतना ही बताना है जैव विविधता के बारे में, थोड़ा सा और आपको जैव विविधता के बारे में समझना है बस। अगला देखो जैव विविधता, पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। ठीक है, पर्यावरण में ह्रास के कारण मतलब पर्यावरण की कटिंग के कारण जैव विविधता में क्षय हुआ है और जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। बहुत सारी प्रजातियां हैं वो लुप्त हो गई, गायब हो गई हैं। डायनासोर अब कहाँ दिख रहा है, गायब हो गई। और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी संकटग्रस्त हैं, जो गायब हो सकती हैं, संकटग्रस्त हैं। ठीक है, तो वो है, बस इतना सा आपको जैव विविधता। और मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, देखो मानव अपने उत्पत्ति से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मतलब जो मानव है, मानव अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से करता है। ठीक है, जीव जगत वनस्पति से। ठीक है, और मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बहुत ज्यादा महत्व है जैव विविधता का मानव जीवन में, क्योंकि उनके अपने भोजन, अपने रहने के लिए, अपनी जो आवश्यकता संबंधित चीजों के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर करना पड़ता है। और जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतू कारण किया। ठीक है, एंड कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकताओं का परिणाम है, और कृषि और जो पशुपालन है इसी जैव विविधता का परिणाम है। ठीक है, अगर वनस्पति ना हो तो फिर पशु क्या खाएंगे। ठीक है, और अगर देखो इन्हीं चीजों से मानव का जीवन है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, हमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। देखो खनिजों का संरक्षण का मतलब है खनिजों का बचाव करना। देखो बचाव करना जरूरी है क्योंकि खनिज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खनिजों को आप बचाव नहीं करोगे तो ये भी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो वर्तमान में औद्योगिक युग में, वर्तमान का जो औद्योगिक युग है में विभिन्न प्रकार के खनिजों की भारी प्रयोग किया जाने लगा है। मतलब जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है, बहुत ज़्यादा भारी प्रयोग किया जाने लगा है। और खनिज निर्माण की जो भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं, मतलब जो खनिज निर्माण करने की प्रक्रिया है जो नीचे से भू से निकाली जाती है वो इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण या पुनर्निर्माण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। मतलब जितनी तेजी से इसका उपयोग किया जा रहा है उतनी तेजी से इसका निर्माण नहीं हो रहा है, जितना तेजी से उपयोग किया जा रहा है। तो वही चीज अगर इसका संरक्षण नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अभी हमारा और भी है खनिज संरक्षण के बाद। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। इसलिए जो खनिज संसाधन है वो सीमित है तथा अनवीकरणीय योग्य है। अनवीकरणीय का मतलब है कि बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, हजारों वर्षों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, इनको बनने में। और अयस्क के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता घटती जा रही है। अयस्क के सतत उत्खनन मतलब उत्खनन का मतलब है खुदाई। ठीक है, कि गहराई बढ़ने के साथ उसको मतलब गहराई बढ़ रहा है ना, जितना ज्यादा खुदाई करोगे तो फिर उसकी गुणवत्ता घटती जा रही है। खनिज जो है खनिज की गुणवत्ता घटती जा रही है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए जो खनिज है उनका संरक्षण करना चाहिए, खनिज के संरक्षण करने की आवश्यकता है। इसके लिए खनिजों का सुनियोजित मतलब अच्छे से सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना चाहिए। इसलिए सोच समझकर खनिज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फालतू में खनिजों का संरक्षण फेंक दो। ठीक है, खनिजों का संरक्षण का विधि, पहला खनन तथा संसाधन की प्रक्रियाओं में होने वाली बर्बाद को या फिर बर्बादी को ठीक है कम से कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ठीक है, जो खनन है जो खोदने की प्रक्रिया है तथा संसाधन की प्रक्रियाओं में होने वाली बर्बादी को कम से कम करने का प्रयत्न किया जाए। ठीक है, दूसरा है खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपभोग के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे खनिजों को अगर बचाना है तो खनिज के स्थान पर अन्य वस्तु का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई ऐसी वस्तु का उपयोग करो कि खनिज को बचाया जा सके और उसके स्थान पर उसको लगाया जा सके। ठीक है, और उसका निर्माण लगातार होता रहे। तीसरा देखो, उन खनिज संसाधनों का ही अधिक उपयोग किया जाना चाहिए जो पुनः उपयोगी हो और अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे लोहा।
इनका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इन्हें हम लोग पुनः उत्पन्न कर सकते हैं और अधिक मात्रा में उपलब्ध है भी, ठीक है। तो ये लोहा जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इनका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 3 है खनिज संरक्षण। ये 3 उपाय हैं खनिज संरक्षण करने के। अगर खनिज संरक्षण करना है तो ये 3 उपाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझो, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो सड़क परिवहन है उनके 3 गुण बताना है, ठीक है। 3 लाभ बताओ या गुण बताओ या कुछ भी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो भारत जो है विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। जो भारत है विश्व के सर्वाधिक, ठीक है, सड़क जाल में से एक है। बहुत सारी सड़कें हैं भारत में, ठीक है। और सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जो सड़क परिवहन है वो अन्य जो परिवहन है, अन्य परिवहन के संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, एक कड़ी का रूप कार्य करता है, ठीक है। जैसे इस रेलवे है, सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, वायु या समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं, ये जोड़ती हैं। जैसे सड़क क्या होता है ना, सड़क बहुत ज़्यादा आसान होता है। कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो फिर सड़कों के द्वारा बहुत आसानी से ले जा सकते हो। अगर वही चीज़ आप एरोप्लेन, जहाज इसका उपयोग करोगे तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और उतना आसान नहीं होता। हर ये चीजें उपलब्ध भी नहीं होती हैं, ठीक है। सड़क क्या होता है, कम लागत में, कम खर्चे में कहीं भी बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो, सड़कों को निर्माण लागत कम होता है, इसको निर्माण करना है तो इसकी निर्माण लागत कम है तथा यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। तथा जो सड़कें हैं, सड़कों को ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है, इनका यही मतलब है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है या गुण है, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ये जो है घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम ही है। तथा यह जो है सामान चढ़ाने या उतारने की लागत बहुत ही कम है सड़क के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 गुण आप लोग समझ गए सड़क परिवहन के। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाओ अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो, ठीक है। तो ये हमारा 3 पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, संघवाद क्या है। जो संघवाद है वो क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी बताना है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले समझो संघवाद के बारे में। तो संघवाद जो है सरकार का एक प्रारूप है। जो संघवाद है सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक, ठीक है, इकाइयों के बीच बट जाती है, ठीक है। संघवाद की विशेषताएं, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। ये जो सरकार होती है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा पॉइंट, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अलग अलग जो है ना, मतलब स्तर वाले सरकार जो है वो एक ही नागरिक, ठीक है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, ठीक है, शासन करती हैं। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन उसका अपना अपना अधिकार क्षेत्र अलग है। तथा कानून बनाने का, कर वसूल करने का, इसका सबका जो क्षेत्र है वो अलग है, उसका जो अधिकार है वो अलग है। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में जो स्पष्ट रूप से वर्जित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, बस 4 पॉइंट याद रखो संघवाद की विशेषताओं में। चौथा, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं और देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, ठीक है। बस ये पॉइंट याद रखो, बहुत है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आप लोग इसको जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना। ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत की विधायिकाएं हैं उसमें जो महिलाएं हैं, महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो भारत की विधायिकाओं में जो महिलाओं का अनुपात बहुत ही कम है, जो महिलाएं हैं उनका अनुपात बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जैसे 2019 में लोकसभा में महिलाओं की संसद की संख्या पहली बार 14.36% तक पहुंची है। पहली बार 14.36 यानी कि 14.36% तक पहुंची है, जो कि पहली बार, इससे ज्यादा ना गया है ना अभी तक
ठीक है, और राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। मतलब वो तो उतना पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है। राज्य में, वो तो लोकसभा की बात है, राज्य जो अपनी राज्य होती हैं, राज्यों में विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से ऊपर नहीं गया है बच्चा। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से नीचे है। इस मामले में जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अनुपात है वो अन्य देशों से अगर इनकी तुलना की जाए भारत की, तो बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। ठीक है, भारत जो है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। और कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए, अगर कभी या कभी कभार कोई भी महिला है वो कभी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बन जाए, तो मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। तो जो मंत्रिमंडल होता है, जो वहां पूरा मंत्री का सभा होता है, उसमें पुरुष का ही वर्चस्व होता है, पुरुष को ही मेन माना जाता है। ठीक है, अगला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद क्या है, आपको स्पष्ट करना है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे खुली बेरोजगारी के बारे में। वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है, जो श्रम शक्ति है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, मतलब श्रमिक बहुत ज्यादा है, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा है, लेकिन जो उनका काम करने का क्षेत्र है वो बहुत छोटा है। ठीक है, उसमें श्रमिक काम करने के लिए ही काम नहीं पाते, वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा कर पाता, मतलब सारी अपनी जो शक्ति है, काम करने की क्षमता है, उसको खत्म नहीं कर पाते। अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु काम नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, श्रमिक जो है वो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिलता है। ठीक है, अब प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में समझ लो बच्चों, वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम करने में लगे हुए दिखाई देते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो काम करते हुए दिखाई देता है, लगता है कि काम में लगे हैं, और किंतु वास्तव में वो बेरोजगार है। किंतु अगर वास्तव में देखा जाए बच्चों, तो वो क्या है, बेरोजगार है। जैसे आप समझो, जो काम 5 लोग कर सकते हैं वही काम 8 लोग कर रहे हैं। मतलब एक छोटा सा ढांचा है, एक छोटा सा खेत है, उसमें 5 लोग वो काम कर सकते हैं, उसी में 8 लोग लगे हैं, 8 लोग उसी काम को कर रहे हैं। ऐसे में 3 अतिरिक्त व्यक्ति जो काम में लगे हैं उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, और वो छुपे बेरोजगार हैं, वो छुपे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो काम में लगे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार है। क्योंकि अगर 5 लोग उस काम को करते तो उतना ही उत्पादन होता जितना 8 लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जो है उनके काम में उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये 12 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, ये सारे हमारे सामाजिक विज्ञान के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन मैंने बताया है, आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम में। आज का ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।